हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हमारी पिछली वीडियो में हमने गुप्त साम्राज्य की आरंभिक जानकारी, उसके शासकों के बारे में, गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था व उनकी कला व साहित्य के बारे में डिटेल से पढ़ा। आज की वीडियो में हम गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह हर एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आते ही हैं। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, घटोत्कच, श्रीगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। लेकिन प्रभावती के अभिलेखों में प्रभावती के जो रुद्रपुर और पुणा में ताम्रलेख प्राप्त हुए हैं। कौन से अभिलेख हैं? ताम्रलेख। उनसे उसमें ना घटोत्कच को प्रथम राजा माना गया है। और जो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक वो था चंद्रगुप्त प्रथम। और अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, श्रीगुप्त ने या फिर घटोत्कच ने? तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा फर्स्ट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर होगा, चंद्रगुप्त प्रथम ने। और उसके बाद जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, उसने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी? एक तो शकारी की उपाधि धारण की थी, किसके बाद? एक की थी विक्रमादित्य की। विक्रमादित्य की उपाधि उसने शकों को पराजित करने के बाद धारण की। श्रीगुप्त ने और घटोत्कच ने, इन दोनों ने महाराजा की उपाधि धारण की थी। और जो समुद्रगुप्त था, समुद्रगुप्त, उसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। और कुमारगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? महेंद्रादित्य की उपाधि कुमारगुप्त ने धारण की थी। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त शासन के दौरान ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो एक महान वैज्ञानिक था, खगोल वैज्ञानिक था और गणितज्ञ था? आर्यभट्ट, बाणभट्ट, भानुगुप्ता और विष्णुगुप्त? तो इसका आंसर आ जाएगा आर्यभट्ट। जो भानुगुप्त था, उसका हमें वर्णन मिला है एरन अभिलेख में, जिसमें प्रथम बार सती प्रथा का साक्ष्य मिला है हमें एरन अभिलेख में। और विष्णुगुप्त था जो ये लास्ट शासक था गुप्त वंश का। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा काल था? मौर्य काल, गुप्त काल, राजपूत काल या फिर चौल काल? जो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था वो गुप्त काल था। इसलिए था कला व स्थापत्य के कारण। इसमें वो चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था गुप्त काल में। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त काल में सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? दिनार, रूपक, माणक या निष्क? तो जो गुप्त काल में सोने की मुद्रा होती थी उसे दिनार कहा जाता था। और रूपक किसे कहा जाता था? चांदी की मुद्रा को। और माणक तांबे की मुद्रा को। और तांबे की सिक्के थे जो सबसे पहले किसने शुरू किए थे? राम गुप्त ने। हमारा अगला प्रश्न है, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर, इलाहाबाद के पास गढ़वाल का मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के अवशेष हैं? राष्ट्रकूट कला के, मौर्य कला के, पल्लव कला के, गुप्त कला के? तो ये मंदिर हैं जो इसमें बनी मूर्तियां गुप्त कला की अवशेष हैं। इतिहासकार बी.ए. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा था? स्कंदगुप्त को, चंद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को या ब्रह्मगुप्त को? तो उसने किससे कहा था? समुद्रगुप्त को। उसने उत्तर में 9 राजाओं को पराजित किया था और दक्षिण में 12 राजाओं को। इसी से प्रभावित होकर जो बी.ए. स्मिथ था उसने उसे, समुद्रगुप्त को, भारतीय नेपोलियन का नाम दिया था। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? अशोक के, चंद्रगुप्त प्रथम के, चंद्रगुप्त द्वितीय के या समुद्रगुप्त के?
जो फाहियान था वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। गुप्त काल के संदर्भ में घटक प्रय शब्द किससे संबंधित है? मंत्री से, चिकित्सा से, ज्योतिषी से, मूर्तिकला व वस्तुकला से। यह किससे संबंधित है? मूर्तिकला व वस्तुकला से। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? कुमारगुप्त को, विष्णुगुप्त को, समुद्रगुप्त को या चंद्रगुप्त प्रथम को? तो उसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है गुप्त वंश का चंद्रगुप्त प्रथम को। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की? विक्रमादित्य, कालिदास, महेंद्रादित्य या फिर देवप्रिय? तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसने विक्रमादित्य की उपाधि चक्कों को पराजित करने के बाद धारण की। कालिदास उनका दरबारी कवि था या फिर राजकवि बोल सकते हैं। महेंद्रादित्य की उपाधि कुमार गुप्त ने धारण की। हमारा अगला प्रश्न है, हरिसेन जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक था वह किस गुप्त शासक का दरबारी कवि था? चंद्रगुप्त प्रथम का, चंद्रगुप्त द्वितीय का, समुद्रगुप्त का या फिर स्कंदगुप्त का? तो वो दरबारी कवि था किसका? समुद्रगुप्त का। हमारा अगला प्रश्न है, तांबे का सिक्का जारी करने वाला शासक कौन था? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, रामगुप्त या विष्णुगुप्त? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, रामगुप्त। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय या फिर कांची विश्वविद्यालय? तो वो विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय। हमारा अगला प्रश्न है, नालंदा महाविहार का निर्माण शुरू करने वाला शासक कौन था? कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त? तो नालंदा महाविहार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? कुमारगुप्त ने। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के, मौर्यों के, मुगलों के या हूणों के? तो गुप्त किसके शासक थे? कुषाणों के। हमारा अगला प्रश्न है, कुमार संभवम को किस कवि ने लिखा? कालिदास ने, पाहियान ने, बाणभट्ट ने या हरिसेन ने? तो कुमार संभवम किसने लिखा था? कालिदास ने। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता था? चंद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को, रामगुप्त को या विष्णुगुप्त को? तो समुद्रगुप्त था, उसे कविराज कहा जाता था। उसने न केवल कविताएं लिखी बल्कि अपने दरबार में बहुत से कवियों को संरक्षण भी प्रदान किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का आरंभ किस उपलक्ष्य में किया? हूणों को परास्त करने के उपलक्ष्य में, शक्कों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में या अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो गुप्त शासक जो चंद्रगुप्त प्रथम था उसने गुप्त संवत का आरंभ अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में किया था। हमारा अगला प्रश्न है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में या फिर मुगल काल में? जो बाल विवाह की प्रथा थी वो गुप्त काल में आरंभ हुई। हमारा अगला प्रश्न है, किस राजा ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, स्कंदगुप्त ने, कुमारगुप्त ने या फिर समुद्रगुप्त ने? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, कुमारगुप्त। हमारा अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, कुमारगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने या फिर घटोत्कच ने? तो इसको उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो उनकी पहली राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का वह कौन सा राजा था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? स्कंदगुप्त, रामगुप्त, विष्णुगुप्त या समुद्रगुप्त? कौन सा वो राजा था? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के टाइम में हूणों ने बहुत बार उन पर आक्रमण किया गुप्त राज्य पर, लेकिन उसने हर बार हूणों को पराजित किया। गुप्त वंश किसके लिए प्रसिद्ध था? साम्राज्यवाद के लिए, कला व स्थापत्य के लिए, साहित्यिक कार्यों के लिए या फिर राजस्व व भूमि के लिए?
तो वो प्रसिद्ध था गुप्त वंश कला व स्थापत्य के लिए। इसी कारण इन्हें गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। ठीक है, समुद्रगुप्त की तुलना इलाहाबाद के शिलालेखों में परमात्मा से की गई है। सांची के स्तूप में प्रशासन में अष्टकला अधिकरण की उपस्थिति का उल्लेख है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ये पहला सही है, क्योंकि समुद्रगुप्त की तुलना इलाहाबाद के शिलालेख में परमात्मा से की गई है, लेकिन ये दूसरा गलत है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक। हमारा अगला प्रश्न है, कालिदास किसके राजकवि थे? समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त द्वितीय के, स्कंदगुप्त के या रामगुप्त के? तो कालिदास थे जो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे, तो इसीलिए वो चंद्रगुप्त द्वितीय के ही राजकवि हुए। अजंता की गुफाओं की चित्रकारी का विषय वस्तु किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, वैष्णव धर्म से या ईसाई धर्म से? तो उनका जो विषय वस्तु है उनकी गुफाओं का, वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, सती प्रथा का पहला साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? प्रयाग प्रशस्ति, नालंदा प्रशस्ति, एरन अभिलेख या फिर विहार स्तंभ लेख? तो सती प्रथा का पहला अभिलेख होता है, जो पहला प्रमाण मिलता है वो मिलता है एरन के अभिलेख में। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा चंद्रगुप्त द्वितीय का नवरत्न नहीं था? धनवंतरी, ब्राह्महीर, कालिदास व तानसेन? ये तीनों तो थे, तो इसका आंसर आ जाएगा डी, तानसेन इनका जो नवरत्नों में शामिल नहीं था। हमारा अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में या फिर महाराष्ट्र में? तो नालंदा विश्वविद्यालय है जो बिहार में स्थित है। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में कला में विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? विदिशा, वाराणसी, तक्षशिला, उज्जैन? तो जो महान केंद्र था साहित्य व विद्या कला का वो था उज्जैन। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुजरात में गुप्त साम्राज्य का विस्तार कब किया? 309 ईस्वी में, 399 ईस्वी में, 390 ईस्वी में या 319 ईस्वी में? तो इसका आंसर आएगा 390 ईस्वी में। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। फाहियान यात्री कहाँ का निवासी था? जापान का, अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का या फिर चीन का? जो फाहियान था वो चीन का था। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन थे? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, विष्णुगुप्त या फिर भानुगुप्त? तो गुप्त वंश के अंतिम शासक थे विष्णुगुप्त। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त काल में किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता था? जोती हुई भूमि को, निर्वाह योग्य भूमि को, बिना जोती हुई भूमि को या भूमि जो घने जंगल वाली हो उसे? तो इसका आंसर आ जाएगा बिना जुती हुई भूमि को। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि किस सम्राट की थी? समुद्रगुप्त की, चंद्रगुप्त की, कुमारगुप्त की या फिर विष्णुगुप्त की? तो पृथ्व्या जो उपाधि थी, प्रथम वीर उपाधि, वो समुद्रगुप्त की थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गुप्त काल के साहित्यकार कौन हैं? कालिदास, हरिसेन, भैरवी, उपरोक्त सभी? ये तीनों ही गुप्त काल के साहित्यकार हैं, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, समुद्रगुप्त को किस अभिलेख में शकोप्रम कहा गया है? जूनागढ़ अभिलेख, कहोम अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति या मंदसौर लेख? तो किसमें कहा गया है? कहोम अभिलेख में। हमारा अगला प्रश्न है, मंदिर कला का निर्माण का जन्म किस काल में हुआ था? मौर्यों के काल में, शुंग काल में, गुप्त काल में, कुषाण काल में? जो मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ था वो हुआ था गुप्त काल में। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। गुप्त काल में सबसे प्रिय देवता कौन था? सूर्य, बुध,
विष्णु या फिर शिव? तो गुप्त काल में सबसे प्रिय देवता था वो था विष्णु। हमारा अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस देवी चंद्रम व देवी चंद्रम के रचनाकार कौन है? ब्राह्मण, कालिदास, धन्वंतरी या विशाखादत्त? जो मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के रचनाकार है वो है विशाखादत्त। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य द्वारा किसे कर रहित भूमि प्रदान की गई थी? दरबारी विद्वानों को, ब्राह्मणों को, सैनिकों को या फिर कवियों को? तो किन्हें प्रदान की गई थी? ब्राह्मणों को। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्तों ने सर्वाधिक किस धातु के सिक्के चलाए थे? सोने के, तांबे के, लोहे के या चांदी के? तो सबसे अधिक सिक्के चलाए थे उन्होंने सोने के। हमारा अगला प्रश्न है, इलाहाबाद अभिलेख किसने बनवाया था? विष्णुगुप्त ने, विष्णुसेन ने, वीरसेन ने, हरिसेन ने या फिर महासेन ने? जो इलाहाबाद अभिलेख था वो बनाया था हरिसेन ने। हमारा अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? गया अभिलेख में, नालंदा अभिलेख में, प्रयाग अभिलेख में या एरन अभिलेख में? तो उसकी उपलब्धियों का वर्णन प्रयाग अभिलेख में मिलता है। और एरन अभिलेख में सती प्रथा का वर्णन मिलता है, जो कि भानुगुप्त का भी, जिससे हमें पता चलता है कि ये एक गुप्त शासक था। अजंता की गुफाएं किस काल की हैं? गुप्त काल की, मुगल काल की, मौर्य काल की या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अजंता की गुफाएं हैं गुप्त काल की। हमारा अगला प्रश्न है, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, भानुगुप्त? तो परम भागवत की उपाधि किसने धारण की थी? हमने पीछे भी किया है, समुद्रगुप्त ने। वाकाटक साम्राज्य की रानी राजप्रतिनिधि प्रभावती गुप्त कुबेरनागा की और किसकी पुत्री थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की, चंद्रगुप्त मौर्य की, समुद्रगुप्त की या फिर कुमारगुप्त की? तो वो किसकी पुत्री थी? चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारनगा की। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल के दौरान चिकित्सा के लिए जाना जाता है? चर्क, तोमिल्ला, पाणिनि, सुश्रुत? तो जो चिकित्सा के लिए गुप्त वंश में जाना जाता है वो कौन है? सुश्रुत। चरक तो था, मौर्य साम्राज्य में जाना जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, श्रीलंका के राजा मेघवर्धन ने कौन से स्थान में बौद्ध मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त की आज्ञा मांगी थी? बोध गया में, कुशीनगर में, प्रयाग में या फिर अमरावती में? तो किस स्थान पर मांगी थी? बोध गया में। इसके लिए उसने अपने एक राजदूत को समुद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। गुप्तकालीन शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी? लोकतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक, राजतंत्रात्मक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो गुप्तकालीन शासन व्यवस्था थी वो थी राजतंत्रात्मक। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का राज्य चिन्ह कौन सा था? हिरण, मोर, बाघ या फिर गरुड़? जो गुप्त वंश का राज्य चिन्ह था वो गरुड़ था। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्न कारणों में से कौन सा कारण उनके पतन का कारण नहीं था? हूण आक्रमण, अरब आक्रमण, उत्तर प्रति गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना या फिर प्रशासन का सामंतीय ढांचा? तो इनमें से क्या था? अरब आक्रमण इसका सही आंसर आएगा, क्योंकि उनके पतन का कारण अरब आक्रमण नहीं था, हूणों का आक्रमण था। उत्तरवर्ती जो गुप्तों का वो बौद्ध स्वीकार करना भी था, प्रशासन का सामंतीय ढांचा भी उनके एक पतन का कारण था। हमारा अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख पर किसका निबंध मिलता है? जहांगीर का, औरंगजेब का, शाहजहां का या दारा शिकोह का? तो किसका मिलता है? जहांगीर का। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राजा का अन्य नाम देवगुप्त है? चंद्रगुप्त प्रथम का, चंद्रगुप्त द्वितीय का,
समुद्रगुप्त का, विष्णुगुप्त का? तो किसका है? चंद्रगुप्त द्वितीय का। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी निधि गुप्त सिक्कों की सबसे बड़ी निधि थी? हाजीपुर निधि, वस्ती निधि, कोटवा निधि या फिर बयाना निधि? इसका क्या आएगा? बयाना निधि। यह कहाँ से मिली है? राजस्थान से। हमारा अगला प्रश्न है, तोरणमाण किस जाति का था? हूण का, यूची का, शक का या सिंथियन का? तो जो तोरणमाण था वो हूण जाति का था। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? सर्वाधिक सिक्के चलाए जाने के कारण, कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण, व्यापार में प्रगति के कारण या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कला व साहित्य में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण ही गुप्त युग को भारत का क्लासिकल युग या फिर स्वर्ण युग कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस शासक ने दक्षिण पथ में स्थित 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी? समुद्रगुप्त ने, स्कंदगुप्त ने, कुमारगुप्त ने या फिर चंद्रगुप्त ने? तो इसका आंसर आ जाएगा समुद्रगुप्त ने। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों के नामों को उनके शासन के अनुसार क्रमबद्ध लगाएं। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त में आएगा चंद्रगुप्त प्रथम और ये चंद्रगुप्त द्वितीय है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, और स्कंदगुप्त। तो इसका कौन सा आंसर आएगा? आप पहले हम देखते हैं, सबसे पहला कौन सा था? चंद्रगुप्त पहला हो गया, दूसरा समुद्रगुप्त, तीसरा कौन सा था? चंद्रगुप्त द्वितीय, और चौथा कुमारगुप्त, और आगे पांचवा स्कंदगुप्त। ये आंसर देखो कौन सा आएगा। पहले आएगा एक, सभी में पहले एक आ रहा है, फिर दो, दो में तीन आ रहे हैं, तो इसलिए ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अभी तीसरे का हमारा आ रहा है चार, ये सिर्फ डी में आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन है डी, एक, दो, चार, तीन, पांच, तो इसका डी आंसर आ जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त प्रथम, गिरिगुप्त, समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय? तो जिसने सिक्के जारी किए थे वो प्रथम शासक था चंद्रगुप्त प्रथम। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों की दरबारी भाषा कौन सी थी? पाली भाषा, प्राकृत भाषा, हिंदी भाषा या संस्कृत भाषा? तो जो गुप्तों की दरबारी भाषा थी वो संस्कृत भाषा थी। गुप्त काल में भू राजस्व की दर क्या थी? उपज का चौथा भाग, उपज का आठवां भाग, उपज का छठा भाग या फिर उपज का आठवां भाग? तो गुप्त काल में जो भू राजस्व दर थी वो उपज का छठा भाग थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त शासन काल में रेशमी वस्त्र उद्योग का सर्वोत्तम उत्पादक था? गाजीपुर, वाराणसी, पाटलिपुत्र या मुर्शिदाबाद? तो रेशमी वस्त्र उद्योग का पूछा है उन्होंने, तो आ जाएगा आंसर पाटलिपुत्र। हमारा अगला प्रश्न है, प्रणदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांत मंत्री बनाया? स्कंदगुप्त ने, चंद्रगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने या फिर कुमारगुप्त ने? तो किसने बनाया था? स्कंदगुप्त ने। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त कला स्थापत्य का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन सा है? तिगवा का विष्णु मंदिर, विष्णुगांव का मंदिर, देवगढ़ का मंदिर या फिर भूमरा का शिव मंदिर? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो ललितपुर में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और जो तिगवा का विष्णु मंदिर है वो जबलपुर में स्थित है, और ये कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में। जो भूमरा का मंदिर है, शिव मंदिर, वो सतना में स्थित है और ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों का व्यक्तिगत धर्म कौन सा था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म या वैष्णव धर्म? तो गुप्त शासकों का व्यक्तिगत धर्म था वो था वैष्णव धर्म। हमारा अगला प्रश्न है,
मिहिर कुल का संबंध था हूणों से, गुप्तों से, मौर्यों से या कुषाणों से। तो मिहिर कुल का संबंध था हूणों से। हमारा अगला प्रश्न है, कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में निम्नलिखित में से किस श्रेणी का उल्लेख है? रेशम बुनकरों का, तेलियों का, मालाकारों का या फिर दंतकारों का? तो उनके मंदसौर अभिलेख में रेशम बुनकरों का उल्लेख है। हमारा अगला प्रश्न है, मेहरौली में संग्रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित करवाया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, कुमारगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने या स्कंदगुप्त ने? तो किसने करवाया था ये? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और कब करवाया था? चतुर्थ सदी में। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त काल में राज्य की आमदनी का मुख्य स्रोत क्या था? भूमि कर, आय निर्यात कर, व्यापारियों से प्राप्त कर या राज्य के अन्य राज्यों पर विजय से प्राप्त कर? तो उनका मुख्य स्रोत क्या था आय का? भूमि कर। हमारा अगला प्रश्न है, किस शासक ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? चंद्रगुप्त प्रथम ने, घटोत्कच ने, श्रीगुप्त ने या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय ने? तो किसने दिए थे? श्रीगुप्त ने। कितने ग्राम दिए थे? 24 ग्राम। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त काल में रजत मुद्राओं को क्या नाम दिया गया था? दिनार, रूपक, माणक, निष्क? तो क्या नाम दिया गया था? चांदी की, रजत मतलब चांदी, चांदी की मुद्राओं या चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था, दिनार सोने के सिक्कों को और मानक तांबे के सिक्कों को। हमारा अगला प्रश्न है, अजंता गुफाओं की सिरिखी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? मांडू में, उदयगिरी विदिशा में, बागधार में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, बाग में। हमारा अगला प्रश्न है, यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? भगवत गीता, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम या फिर कामसूत्र? तो प्रथम ग्रंथ है जो यूरोपीय भाषा में अनुवादित हुआ वो था अभिज्ञान शकुंतलम। किसका था? कालिदास का। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस खुशी के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए? हूणों को परास्त करने के बाद, शकों को पराजित करने के बाद या फिर बाल्हिक प्रदेश जीतने के बाद या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कब उन्होंने सिक्के जारी किए थे चांदी के? शकों को पराजित करने के बाद। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित पत्तन से संचालित होता था। किस पत्तन से संचालित होता था? भाड़ोच, ताम्रलिप्ति, कल्याण या फिर काम्बरी? तो ये इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, ताम्रलिप्ति। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त काल में निम्नलिखित में से कौन सा एक कर नहीं था? भाग, कर, हलवकार या फिर शुल्क? तो इसका सही आंसर आ जाएगा कर। कर एक भूमि कर नहीं था। हमारा अगला प्रश्न, सुदर्शन झील जिसका निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र का जो गवर्नर था पुष्यमित्र, उसने इसका निर्माण करवाया था और इसका पहली बार जो मरम्मत थी वो शक शासक रुद्र दमन ने करवाई थी। और उसकी दूसरी बार मुरम्मत किसने करवाई? समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त ने, कुमारगुप्त ने या फिर स्कंदगुप्त ने? उसकी दूसरी बार मुरम्मत करवाई थी स्कंदगुप्त ने। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त काल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? गुप्त काल के अभिलेख में दिनार का उल्लेख होता है। गुप्त शासक रोम से व्यापार करते थे। गुप्त काल में कौड़ी द्वारा विनिमय का प्रमाण है। गुप्त शासकों ने प्रचलित स्वर्ण मानक को ऊंचा करके सिक्के बनाए। तो इनमें से सत्य नहीं पूछा है। पहला भी सत्य है, दिनार का उल्लेख मिलता है, रोमों से वो व्यापार भी करते हैं, तो गुप्त काल में कौड़ी का विनिमय का प्रमाण भी मिलता है। तो कौन सा असत्य हो जाएगा? सत्य नहीं है, वो हो जाएगा ये का डी आंसर आ जाएगा। आज हमने गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड एमसीक्यूज किए। गुप्त साम्राज्य के बारे में डिटेल से हमने पिछली वीडियो में पढ़ाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल की एसएसटी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं।
और अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है, तो आप वीडियो को लाइक कर दें और शेयर ज़रूर करें।